8 साल की मार्ता अपनी आंटी के घर से निकल के अपने घर जाने निकलती है। वो पहाड़ियों के नीचे बसा एक छोटा सा गांव है। गांव के उस सुनसान रास्ते से मार्ता जा रही होती है कि तभी एक ट्रक आके उसके पास रुकता है। ट्रक कोई मारियो नाम का आदमी चला रहा है। मार्ता उसे जानती है तो वो उस मारियो के ट्रक में बैठ जाती है। मारियो मार्ता को पहाड़ी पे अपने घर लेके आता है और उसे रैबिट दिखाता है। तभी मार्ता वॉशरूम जाती है तो मारियो उसे घूर के देखने लगता है। कुछ ही देर बाद मार्ता की माँ मेगन भागते हुए इंस्पेक्टर लॉरेंजो के पास आती है और उसे बताती है कि मार्ता गायब है। गांव में वो किसी के भी घर में नहीं। यहाँ शहर में सीनियर इंस्पेक्टर सेंजो को उसके दोस्त इंस्पेक्टर लॉरेंजो का कॉल आता है। वो उसे मार्ता के गायब होने की बात बताता है। सेंजो तुरंत उस गांव जाने निकलता है। यहाँ मारियो कई बार से अपने घर अकेला लौटता है। उसके साथ मार्ता को ना देख उसका फादर सेवियो परेशान होता है क्योंकि मारियो वियर्ड किस्म का इंसान है। मारियो उसे बताता है कि मार्ता अपने घर चली गई। यहाँ सेंजो गांव पहुंचता है कि तभी लॉरेंजो मार्ता को लेके आता है। मार्ता से पता चलता है कि पिछले 3 घंटे से वो मारियो के साथ थी। मारियो उसे लेक के पास लेके गया था क्योंकि इस मौसम में वहाँ बड़े सांप निकलते हैं। सेंजो को शक है कि मारियो ने मार्ता के साथ कुछ बुरा किया है क्योंकि किसी बात को लेके मार्ता गुमसुम है। मार्ता बताती है कि उसने लेक के किनारे कुछ देखा और वो जो बताती है वो सुन के सभी शॉक हो जाते हैं। तो अब सेंजो और लॉरेंजो कार से लेक के यहाँ पहुंच जाते हैं। लेक के किनारे किसी लड़की की डेड बॉडी पड़ी है जो बड़ी अजीब तरह से वहाँ पड़ी है। वो गांव की ही लड़की एना की है। अब फोरेंसिक टीम को बुलाया जाता है। फोरेंसिक डॉक्टर बताता है कि पानी में डूबने से एना की मौत हुई है मगर उसके गर्दन पे उंगलियों के निशान है। तो इससे यही लगता है कि किसी ने उसे पानी के नीचे दबाया होगा। उसे मरे हुए 3 घंटे हुए हैं। एना पे डाला हुआ जैकेट मारियो का है तो शक की सुइयां मारियो पे जाती है। अब सेंजो लॉरेंजो के साथ मारियो के घर पहुंचता है। मारियो डरा हुआ है। वो बताता है कि पहले उसे लगा वो लड़की सनबाथ ले रही है मगर जब उसे पता चला वो मर चुकी है तो उसने अपना जैकेट एना की डेड बॉडी पे डाला और वो वहां से चला गया। मारियो की बातों से पता चलता है कि वो एना को जानता था और पसंद भी करता था। एना हॉकी खेला करती थी। मारियो उसका हर मैच देखता था। एना लड़की ही ऐसी थी कि पूरा गांव उससे प्यार करता था सिवाय मारियो के डैडी सेवियो के। सेवियो पैरालाइज होके व्हीलचेयर पे है। एना जब भी लेक पे नहाने आती थी सेवियो विंडो में बैठ के उसे घूरता रहता था। सेंजो का असिस्टेंट अल्फ्रेड बताता है कि एना 17 साल की थी। उसका रॉबर्ट नाम का एक बॉयफ्रेंड भी था। तो एना का फादर डेविड एक ठरकी इंसान है। एना को एक बड़ी सौतेली बहन सिल्विया भी है। तो अब सेंजो रॉबर्ट के घर पहुंचता है। रॉबर्ट बताता है कि पूरी दुनिया में एना ही उसकी दोस्त थी जो उससे 12 साल छोटी थी। एना की मौत के वक्त वो अपने घर में ही था, ऐसा उसकी माँ का भी कहना है। रॉबर्ट बताता है कि सुबह 8 बजे तक एना उसी के रूम में थी, बाद में वो चली गई। रॉबर्ट कबूल करता है कि उसके एना के साथ शारीरिक संबंध थे। लॉरेंजो को तहकीकात से पता चलता है रॉबर्ट के घर से निकलने के बाद एना की मुलाकात कोरेंडो नाम के शख्स से हुई थी। तो अब कोरेंडो को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। कोरेंडो बताता है कि एना उसके बेटे एंजेलो की देखभाल करने का काम किया करती थी। वो आज सुबह 9 बजे कॉफी शॉप के बाहर एना से मिला था, फिर वो वहां से चली गई। तो अब एना के फादर डेविड और सिस्टर सिल्विया को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। एना की मौत से डेविड दुखी है। डेविड बताता है कि सिल्विया उसकी बेटी नहीं है, एना उसकी अपनी बेटी थी। सिल्विया एना से 5 साल बड़ी है। अब डेविड जब एना की चीजें देखता है तो बताता है इसमें एना का सैक मिसिंग है जो वो साथ में लेके घर से निकली थी। सिस्टर होने के बावजूद एना और सिल्विया में कोई खास रिश्ता नहीं था। दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करती थी। शायद सिल्विया एना की खूबसूरती से जलती थी। सिल्विया बताती है कि एना ज्यादातर रात को रॉबर्ट के घर में ही रहा करती थी क्योंकि वो अपने फादर डेविड के ठरकीपन से परेशान थी। रॉबर्ट एक आवारा लड़का है तो गांव में उसे कोई पसंद नहीं करता। दूसरे दिन सेंजो क्लब जाके हॉकी के कोच ट्रेवियो से मिलता है जिसके टीम से एना खेला करती थी। ट्रेवियो का क्रिमिनल रिकॉर्ड रह चुका है तो वो भी शक के घेरे में है। ट्रेवियो बताता है कि किसी वजह को लेके एना ने हॉकी और उनकी टीम को छोड़ दिया था। एक अच्छी प्लेयर के जाने से ट्रेवियो परेशान हुआ था। वो बताता है कि 8 महीने से एना किसी बात को लेके परेशान थी। ट्रेवियो कबूल करता है कि एना को लेके उसे ऑब्सेशन था, हालांकि वो एना से दुगनी उम्र का था। वो एरोगेंटली कहता है कम से कम मैं रॉबर्ट की तरह आवारा तो नहीं हूँ। एना भी उसकी फीलिंग्स को जानती थी और उसने कभी ऑब्जेक्शन नहीं लिया। ट्रेवियो बताता है कि 1 महीने पहले वो एना को शहर की एक लैब से पिकअप करने गया था। एना को कुछ टेस्ट रिपोर्ट उस लैब से कलेक्ट करने थे मगर वो रिपोर्ट किस बात के थे ये ट्रेवियो नहीं जानता। उसे लगता है शायद एना प्रेग्नेंट थी। ट्रेवियो बताता है कि कल पूरे दिन वो क्लब में था। पुलिस को एना की रूम से कोई टेस्ट रिपोर्ट नहीं मिले। तो अब एना के फोन की कॉल हिस्ट्री निकाली जाती है। वो देख के सेंजो कोरेंडो को मिलने जाता है।
क्योंकि एना हर रोज कोरेंडो को कॉल किया करती थी। कोरेंडो बताता है कि एना का उस पे क्रश था, वो उससे प्यार करती थी। कोरेंडो के डिवोर्स के बाद वो उससे शादी करने में इंटरेस्टेड थी और इसी फीलिंग्स को लेके वो हर रोज उसे कॉल किया करती थी। उन्होंने उनके रिलेशंस को गांव से छुपा के रखा था। एना के मर्डर के वक्त का किसी के पास भी ठोस अलावा नहीं और एना के मर्डर की सबके पास कोई ना कोई वजह है। एना के बारे में सोचते हुए सैंजो अपने घर पहुंचता है। उसे भी एना की उम्र की एलिना नाम की लड़की है जो अपने डैडी से हमेशा नाराज रहती है क्योंकि सैंजो उसकी स्टडी को लेके बहुत स्ट्रिक्ट है। एलिना चाहती है कि उसके डैडी उससे दो प्यार भरी बातें करे, मगर सैंजो की लाइफ में कुछ और भी प्रॉब्लम्स है। वो इस बात से डरा है कि कहीं उसकी बेटी किसी गलत आदमी से प्यार तो नहीं करती। अगले दिन सैंजो अल्फ्रेड के साथ क्राइम स्पॉट पे जाता है। अल्फ्रेड इस बात से हैरान है कि मर्डरर ने एना की बॉडी को ऐसी अजीब पोजीशन में क्यों रखा जिसमें उसका चेहरा लेक की तरफ तो बॉडी जंगल की तरफ थी। सैंजो बताता है मर्डरर और एना एक दूसरे को अच्छी तरह जानते थे। मर्डरर ने अपनी मर्जी के खिलाफ जाके एना का मर्डर किया होगा। उसने यही सोचा कि जब वो एना को मार के यहाँ से जाएगा और 4 कदम जाने के बाद जब वो पलट के उसकी बॉडी को देखेगा तो अच्छा रहेगा एना की आंखें उसे ना देख रही हो, क्योंकि एना की वो नज़र उसे जिंदगी भर चैन से बैठने नहीं देती। मर्डरर एना को पसंद करता था। अब सैंजो नर्सिंग होम जाके अपनी वाइफ सोफिया से मिलता है जो अल्जाइमर से बीमार है। सोफिया अपनी बेटी एलिना तक को भूल चुकी है। वो ये भी भूल गई है कि उसका हस्बैंड पुलिस डिटेक्टिव है। वो अपने हस्बैंड को अपना भाई समझ रही है। सैंजो जानता है कि एक दिन सोफिया उसे पूरी तरह भूल जाएगी और वो उसके लिए सबसे दुख भरा दिन होगा। और यही वो दुख है जो सैंजो अपनी बेटी एलिना से छुपा के बैठा है। अब सैंजो ऑटोप्सी डॉक्टर से मिलता है। डॉक्टर बताता है एना वर्जिन थी। वो सुन के सैंजो और उसकी असिस्टेंट जेमा सरप्राइज होते हैं क्योंकि वो यही सोच रहे थे कि एना पे शारीरिक दुराचार किया गया था। डॉक्टर बताता है जब मर्डरर ने एना के सर को कस के पानी के नीचे दबा के रखा था तब एना ने अपने आप को बचाने की कोशिश नहीं की। एना ने अपने आप को न जाने क्यों सरेंडर किया था। मर्डरर मर्द भी हो सकता है और औरत भी। जेमा सरप्राइज होती है जवान और स्ट्रांग एना ने प्रतिकार क्यों नहीं किया। डॉक्टर बताता है वो इसलिए क्योंकि एना के दिमाग में ब्रेन ट्यूमर था। उसकी सिर्फ 6 महीने की जिंदगी बची थी। अब सैंजो हॉस्पिटल के बाहर बैठे एना के फादर डेविड से मिलता है। डेविड चाहता है कि जल्द से जल्द एना का अंतिम संस्कार किया जाए। उसे एना की बीमारी के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वो बस यही बताता है कि एना को सर दर्द का प्रॉब्लम था। सैंजो समझ जाता है शायद इसीलिए एना ने हॉकी खेलना छोड़ दिया था। डेविड बताता है ऐसी बात नहीं थी। जब उस छोटे एंजेलो की मौत हुई तभी से एना डिप्रेशन में चली गई थी और उसी डिप्रेशन में उसने हॉकी खेलना छोड़ा। डेविड बताता है कि एना एंजेलो के बेबी सिटिंग का काम करती थी। एंजेलो कोरेंडो और चियारा का 3 साल का बेटा था। वो मेंटली डिसेबल लड़का था। उसकी मौत के बाद 1 महीने तक एना रोती रही। यहाँ रॉबर्ट उसके पास पड़ी एना की सीडीज ओपन करने की कोशिश करता है मगर उसमें पासवर्ड लगा है तो वो खुलती नहीं। तभी लॉरेंजो उसके घर का सर्च वारंट लेके आता है। तलाशी में उसे वो सीडीज और एना के मेडिकल रिपोर्ट की फाइल मिलती है मगर रॉबर्ट उन फाइल के बारे में कुछ नहीं जानता। तभी उन्हें घर के पीछे छुपाया एना का सैक मिलता है। रॉबर्ट बताने की कोशिश करता है कि वो सैक उसने वहां नहीं रखा मगर लॉरेंजो उसकी एक नहीं सुनता और उसे अरेस्ट करने जाता है तो रॉबर्ट विंडो से भाग जाता है मगर डिप्रेस रॉबर्ट बस में चढ़ने जाता ही है कि पुलिस उसे फिर से अरेस्ट करती है। रॉबर्ट यही चिल्लाता रह जाता है कि मैंने एना को नहीं मारा। रात को एलिना सैंजो को एना के बारे में पूछती है क्योंकि वो पेपर में उस मर्डर केस के बारे में पढ़ चुकी है। एलिना को नहीं लगता रॉबर्ट ने एना का मर्डर किया है। सैंजो उससे कहता है इमोशंस से केस सॉल्व नहीं होते और तुमने दुनिया देखी कितनी है। एलिना नहीं चाहती पुलिस केस को निपटाने के लिए किसी बेगुनाह को मुजरिम साबित करे, जो बात सैंजो को पसंद नहीं आती और इसी बात पे दोनों में बहस होती है। एलिना का मानना है कि जैसा दिखता है वैसा होता नहीं, तो सैंजो का कहना होता है कि अगर कुछ किया नहीं तो रॉबर्ट ने भागने की कोशिश क्यों की। सैंजो ने एलिना से ये बात छुपा के रखी है कि उसकी माँ अल्जाइमर से बीमार है और उसे पहचानती तक नहीं, इसीलिए वो एलिना को अपनी माँ से मिलने नहीं दे रहा। मगर एलिना इस बात को गलत ले रही है। उसे लगता है उसके डैडी माँ को डिवोर्स देके किसी और से शादी करना चाहते हैं। सैंजो चुप रहना पसंद करता है। अगले दिन सैंजो रॉबर्ट को इंट्रोगेट करता है। रॉबर्ट की रूम में एना का लैपटॉप, सीडीज और उसके मेडिकल रिपोर्ट मिले थे। रॉबर्ट बताता है एना रात को उसके घर थी मगर सुबह 8 बजे वो चली गई। सैंजो रॉबर्ट से गुनाह कबूल करवाने पे तुला हुआ है तो रॉबर्ट भी उसके सवालों का जवाब नहीं देता। तो अब सैंजो जेमा से कहता है कि वो रॉबर्ट को इंट्रोगेट करे, शायद वो उसे कुछ बताए। तभी जेमा बताती है कि उसे एना की रूम में कुछ वीडियो टेप्स मिली जिसे उसके ठरकी फादर डेविड ने शूट किया था।
जिससे पता चलता है कि वह अपनी ही बेटी की तरफ अट्रैक्ट हुआ था। सैंजो सोचता है कि अगर एना के सीडीज का पासवर्ड मिल जाए तो काफी चीजों का खुलासा होगा। लॉरेंजो से सैंजो को पता चलता है कि एंजेलो, जिसके बेबी सिटिंग का काम एना करती थी, उसकी मौत गले में बिस्किट अटकने से हुई थी। बिस्किट अटकने से उसका दम घुटा। जब तक कि उसे डॉक्टर के पास ले जाया जाता वो मर चुका था। अब सैंजो कोरेंडो की वाइफ चियारा से मिलने जाता है, जिसका एंटिक का शॉप है। चियारा बताती है कि एना को उसकी उम्र के लड़के लड़कियां पसंद नहीं थे। उसकी सोच बहुत मैच्योर और सेंसिबल थी। एना ही एक ऐसी लड़की थी जिसे उनके बेटे एंजेलो से लगाव हुआ था। एंजेलो के मेंटली डिसेबल होने की वजह से कोई भी उसके केयर टेकर का काम करने को तैयार नहीं होता था। एंजेलो अपनी ही दुनिया में खोया रहता था। वो बहुत जिद्दी था, हमेशा डरा हुआ रहता था। डॉक्टर ने कहा था वो जितनी भी जिंदगी जिएगा ऐसा ही रहेगा। वो रात भर रोता रहता था और हमारी नींद हराम कर देता था। एंजेलो को संभालना आसान नहीं था, सिर्फ एना ही उसे हैंडल कर सकती थी। एंजेलो भी उसकी बात मानता था। वो देख के कभी कभी मुझे जलन होती थी। सैंजो चियारा को उसकी शॉप तक छोड़ता है तो वहाँ उसकी मुलाकात सिल्विया से होती है। वो सैंजो को बताती है कि उसने डेविड का घर छोड़ दिया है क्योंकि उसे डेविड की भूखी नजर पसंद नहीं। सिल्विया सैंजो से कहती है, मैंने एना को एंजल का एक छोटा स्टेचू गिफ्ट किया था जो कीमती एंटिक पीस था। वो अगर उसकी चीजों में मिल जाए तो मुझे वापस करना। अब सैंजो उसी रास्ते से जाता है जिस रास्ते से उस दिन एना गई थी, मगर वो ये समझ नहीं पाता एना अचानक लेक के यहाँ क्यों गई। यहाँ पुलिस स्टेशन में जेमा रॉबर्ट से पूछती है, तुमने झूठ क्यों कहा कि तुम्हारे एना के साथ शारीरिक संबंध है, जबकि ऑटोप्सी में साबित हुआ है कि एना वर्जिन थी। रॉबर्ट कहता है, सच्चाई बताने को मुझे शर्म आ रही थी। एक खूबसूरत लड़की के साथ मैं सोता हूँ मगर शारीरिक संबंध नहीं रखता। ये एक मर्द का इंसल्ट है। फिर भी मैंने हमारी इस अजीब दोस्ती को संभाला था। एना को मारने का मेरे पास कोई मोटिव नहीं था। सैंजो रॉबर्ट से कहता है, एना अपनी जिंदगी से छुटकारा चाहती थी। वो आगे होने वाली यातनाओं से छुटकारा चाहती थी। कहीं तुमने उसकी मर्सी किलिंग तो नहीं की? रॉबर्ट बताता है, कल तक मुझे उसकी बीमारी के बारे में कुछ पता नहीं था। आपने जब बताया तो मैं भी शॉक हुआ था। इतने करीब होते हुए भी उसने मुझसे ये बात छुपा के रखी। सैंजो रॉबर्ट की बातों पे विश्वास नहीं करता और उसे लॉकअप में डाल देता है। तभी लॉरेंजो सैंजो के पास आके उससे कहता है कि उसने एना की डीवीडीज को ओपन किया है जिसका पासवर्ड था एंजेलो। डीवीडीज में सब डॉक्यूमेंट फाइल्स है। तभी सैंजो की नजर एक छोटे एंजल के स्टेचू पे जाती है जो एना के सैक में मिला था। ये वही एंटिक पीस है जिसकी सिल्विया ने मांग की थी। अब सैंजो एना की डॉक्यूमेंट फाइल पढ़ता है जो उसकी ऑटोबायोग्राफी है, जिसमें उसने लिखा होता है कि एंजेलो ही ऐसा एकलौता मर्द है जो मेरी तरफ बुरी नजर से नहीं देखता। काश के वो बड़ा होता तो मैं उससे शादी करती, और जब वो बड़ा होगा तब मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगी। आगे उसने लिखा होता है, जब मैं लेक में नहाने जाती हूँ वो पगला मारियो मुझे उसके घर से घूरता रहता है, मगर उसकी नज़र में वो गंदगी नहीं होती जो उसके फादर सैवियो के नज़र में होती है। सैंजो यही सोचता है, एक लड़की और उसके इतने दीवाने, क्या वो मेरे सामने आती तो क्या मैं भी उसका दीवाना होता। अब सैंजो मारियो के फादर सैवियो से मिलने जाता है। वो उसके हाथ में अपना हाथ देके जोर से दबाने कहता है। वो देखना चाहता है क्या पैरालाइज सैवियो के हाथों में उतनी ताकत है जो एना को पानी में डुबा सके। सैंजो को लगता था कि सैवियो अपने बेटे मारियो से नफरत करता है, और जब उसने देखा कि मारियो दिल ही दिल में एना को चाहने लगा है तो हो सकता है जलन के मारे उसने एना को मारा हो। सैवियो सैंजो से कहता है, मारियो जब छोटा था तब मैं उससे बहुत नफरत करता था क्योंकि वो मेंटली डिसेबल पैदा हुआ। कौन बाप चाहेगा उसका बेटा ऐसा पगला पैदा हो और आगे जाके वो दुनिया की नफरत का सामना करे। मैंने कितनी बार मारियो को मारने की सोची मगर हिम्मत नहीं जुटा पाया। ऐसे हालात में जब पेरेंट्स अपने बच्चे को मारते हैं तो उसके पीछे उनकी नफरत नहीं होती, अपने बच्चे के भविष्य को लेके हो रही चिंता होती है। सैवियो की बातें सैंजो को झंझोड़ के रख देती है। वो वहाँ से एंजेलो की ग्रेव पे जाता है तो देखता है ग्रेव के स्टोन पे से एंजल का स्टैचू गायब है। वो समझ जाता है वहाँ वही स्टैचू था जो एना की सैक में उसे मिला। एंजेलो के सुवेनियर की तौर पे एना ने उसे निकाल लिया था। अब वो चियारा के घर जाता है। चियारा बताती है कि एना ने वो स्टैचू मेरे शॉप से खरीद के एंजेलो को गिफ्ट किया था, जो एंजेलो को बहुत पसंद था। इसीलिए उसके मरने के बाद उसी स्टैचू को उसकी ग्रेव पे लगा दिया गया। चियारा से सैंजो को पता चलता है कि एंजेलो की मौत के बाद उसका और कोरेंडो का डिवोर्स हुआ। सैंजो चियारा से पूछता है, एंजेलो की मौत के दिन क्या हुआ? चियारा बताती है, रात भर एंजेलो रो रहा था। उसने ना मुझे और ना ही कोरेंडो को सोने दिया, तो सुबह थक के मैं सो गई। एना को आने के लिए वक्त था तो कोरेंडो उसे संभाल रहा था। एंजेलो के जोर से चीखने की आवाजें मैंने सुनी थी, मगर मैंने पिलो से अपने कान ढक दिए क्योंकि उसका चीखना तो रोज की बात थी। एंजेलो एक प्रॉब्लम चाइल्ड था।
कपड़े पहना हो तो वो उसे उतार देता था, मेडिसिन दो तो उल्टी कर देता था, कोई खिलौना दो तो फेंक के मारता था। हम दोनों के समझ में नहीं आ रहा था उससे कैसे बर्ताव करे। बच्चे ना हो तो प्रॉब्लम, और ऐसे हो तो और भी प्रॉब्लम। अब सैंजो कोरेंडो के घर जाता है और उससे एक ही बात पूछता है, क्यों? कोरेंडो सैंजो के रूप को समझ जाता है। वो बताता है, मैं और एना एक दूसरे से प्यार करते थे, हम दोनों में शारीरिक संबंध थे। वो मुझे ब्लैकमेल करने लगी कि मैं चियारा को डिवोर्स देके उससे शादी करूं। वो मुझे लेके कुछ ज्यादा ही ऑब्सेसिव हो गई थी तो मुझे उसे मारना पड़ा। मगर सैंजो जान जाता है कोरेंडो झूठ बोल रहा है। कोरेंडो सफाई देने की कोशिश करता है कि उस दिन मैं एना को कॉफी शॉप के बाहर मिला, फिर हम दोनों लेक गए, वहाँ मैंने उसे मार दिया, फिर उसकी सैक को रॉबर्ट के घर के पीछे छुपा दिया। सैंजो कोरेंडो से कहता है एना वर्जिन थी और वो शादी का प्लान कर ही नहीं सकती थी क्योंकि उसके पास सिर्फ 6 महीने की जिंदगी बची थी। वो सुन के कोरेंडो शॉक होता है। अब सैंजो कोरेंडो से पूछता है, उस दिन जब एंजेलो के साथ हादसा हुआ तब एम्बुलेंस को किसने फोन किया था? कोरेंडो कहता है, मैंने किया था। सैंजो कहता है, ऑपरेटर से हमें पता चला वो एक लड़की थी और वो फोन एना के नंबर से किया गया था, मगर एना तो यहाँ आई नहीं थी, तो उसने फोन कैसे किया? दरअसल एना यहाँ पहुंची ही थी कि उसने बाहर से ही देखा बिस्किट गले में अटकने से एंजेलो सफोकेट हो रहा है और तुम पास ही खड़े होके ये चुपचाप देख रहे हो। अगर तुम चाहते तो एंजेलो की जान बचा सकते थे, मगर तुम उसके मरने का इंतजार करते रहे। उसके डिसेबल होने से तुम हमेशा परेशान रहते थे। एना ने बाहर से ये सब देखा और इसी बात के लिए एना ने तुम्हें कभी माफ नहीं किया। वो हर रोज तुम्हें फोन करके तुम्हारे गुनाह की याद दिलाती रही। वो नहीं चाहती थी तुम एक पल भी एंजेलो को भूल जाओ। कोरेंडो कहता है, एंजेलो की मौत का जिम्मेदार वो खुद को भी मानती थी और शायद इसीलिए जब मैंने उसका सर पानी के नीचे दबा के रखा तो उसने मुझे विरोध नहीं किया, उसने अपनी मौत को स्वीकारा। उस दिन एना की आंखों में मुझे एंजेलो दिखाई दिया। सच तो ये है दोनों भी इस दुनिया के लिए नहीं बने थे। सैंजो कोरेंडो को अरेस्ट करता है। जेमा सैंजो से कहती है, बच्चे को सिर्फ जन्म देने से कोई माँ बाप नहीं बनता, प्यार का रिश्ता इन सबसे बड़ा है। सैंजो कहता है, हाँ ये केस मुझे भी एक सबक देके गया। बच्चे भले जिद्दी हो मगर हमें उन्हें समझना चाहिए। अगर एना उस मेंटली डिसेबल बच्चे को समझ सकती थी तो उसके खुद के माँ बाप क्यों नहीं? सैंजो रॉबर्ट को सॉरी बोल के उसे लॉकअप से रिहा करता है। फिर वो अपनी बेटी एलिना को नर्सिंग होम उसकी माँ से मिलवाने ले जाता है। सोफिया उसके केयर टेकर को ही अपना हस्बैंड समझने लगी है। अब वो ना एलिना को पहचानती है ना सैंजो को। वो देख के एलिना बहुत दुखी होती है। सैंजो एलिना से कहता है, हमें उसकी बीमारी को समझना चाहिए और इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि अब उसकी खुशी में ही हमारी खुशी है। मूवी यहाँ खत्म होती है। दोस्तों, एक बटन ही तो दबाना है जो फ्री में है, फिर कंजूसी क्यों? आप वीडियो देखते हो तो सब्सक्राइब भी करो, हमारा हौसला बढ़ेगा। यकीन कीजिए वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, उसका हमें फल मिलेगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।